मेरे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन AITI सेंटर बठिंडा से। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई बीमारी के बारे में जो कि अक्सर कैटल्स में पाई जाती है और इसको हम लोग एक्टिनोमाइकोसिस बोलते हैं, या आपकी देशी भाषा में हम लोग इसको हड्डियों की बीमारी बोलते हैं। इसमें हड्डियों की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसका जो देसी नाम इसको दिया गया है, इसको बोलते हैं लंपी जॉ डिजीज़। और ये बीमारी क्या है और कैसे होती है? बेसिकली ये बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण या जरासीमों के कारण होती है। और जब जरासीमों के कारण बीमारी होती है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया पशु के मुंह के अंदर ही पाए जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया पशु के मुंह के अंदर ही होते हैं, जब कभी किसी भी कारण से पशु के मुंह के अंदर कोई जख्म हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया उन जख्मों के जरिए ये मुंह की हड्डियों तक पहुंच जाते हैं। बात सबसे पहले तो मुंह में जख्म कैसे हो सकते हैं? जो भी पशु खाना खाता है, आप लोगों ने देखा होगा, पशु पहले खाना उठा के सीधा अपने मुंह में ऐसे अंदर ले जाता है। उसमें कई बार कई घास में ऐसे तीखे कंडे से होते हैं जो मुंह के भीतर घुस जाते हैं। कई बार खाना खाने के साथ पशु कई बार कीले या लोहे की चीज़ें भी निगल लेता है, वो भी कई बार मुंह में अड़ जाती हैं और जिसके कारण मुंह में जख्म हो जाते हैं। कई बार कुछ लक्कड़ के पीसेस भी होते हैं जो भी पशु खाने के साथ ले जाता है, वो मुंह में अड़ जाते हैं और मुंह में जख्म हो जाते हैं। ये इस बीमारी के जरासीम पहले मुंह में होते हैं। जब मुंह में जख्म हो जाते हैं तो जख्मों के जरिए ये जरासीम मुंह की हड्डियों तक पहुंचते हैं। और मुंह की हड्डियां का क्या है? ये निचले वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा, ये दोनों जबड़ों में से किसी को भी ये बीमारी अफेक्ट करती है, क्योंकि ये बीमारी के जरासीम केवल हड्डियों को ही इफेक्ट करते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को बहुत कम इफेक्ट करते हैं, ये केवल हार्ड टिश्यूज़ को इफेक्ट करते हैं। जब हड्डियों में ये बीमारी होती है तो हड्डियों की या मुंह के जबड़ों की सूजन शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि जबड़े के बाहरली हिस्से में यहाँ एक छोटी सी स्वेलिंग बनती है, छोटी सी सोज बनती है। लेकिन देखने में अगर आप लोग इस सोज को टच करोगे, ये ना तो ज़्यादा पेनफुल होती है, ना पशु को कोई खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, ये जो बोन की हड्डियां हैं, इसकी हड्डियों की ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डियों की इन्फ्लेमेशन होना, हड्डी का सूज जाना, जैसे जैसे हड्डी सूजती है ये सूजन बाद में बाहर बढ़ती जाती है। जब सूजन बढ़ती जाती है तब पशु को इसकी थोड़ी थोड़ी पेन होनी शुरू हो जाती है। जब हड्डियों की सूजन बढ़ती है, पेन होती है, तो पशु को खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कि पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन इतनी सी दिक्कत ज़रूर आती है कि पशु को खाना उठा के मुँह में लेके जाना और मुँह में दाने को मैस्टिकेट करना, खाने को चबाना, वो उससे हो नहीं पाता। लेकिन ये कंडीशन जब तक हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, ये कंडीशन बढ़ती ही जाती है। जब और ज़्यादा सूजन बढ़ती है तो इसके अंदर रेशा पड़ जाता है। जब रेशा पड़ जाता है तो पशु को दर्द थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, वो खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है गांव में डेयरी फार्मर्स इस चीज़ की ज़्यादा परवाह करते नहीं हैं, क्योंकि पशु उसमें 70 से 80% खाना खा लेता है, 10 से 20% खाने की व्यवस्था कम हो जाती है। जब इसके अंदर रेशा और ज़्यादा बढ़ता है तो ये यहाँ से टूट जाती है, रप्चर कर जाती है, जिसको हम लोग एब्सेस बोलते हैं या फोड़ा बोल देते हैं। जब ये फोड़ा रप्चर करता है तो इसके भीतर से पस या रेशा बाहर निकलता है। लेकिन इस बीमारी में जो रेशा होता है उसका एक स्पेसिफिक उसका डिज़ाइन है, उसका रंग होगा वो पीला या बिल्कुल सफ़ेद होगा, येलोइश वाइट उसका पस का रंग होता है। और वो जैसे आपको ग्रैन्यूल्स का मतलब जैसे आप लोग खोया निकालते हो, खोए के ग्रैन्यूल दानेदार, वो जो पस होती है वो दानेदार पस होती है। और जैसे आप लोगों का शहद होता है, शहद की तरह वो यहाँ पे चिपक जाती है।
उसमें पतली, चिपकना और दानेदार होना, इस तरह की वो पस होती है। जब पस निकल जाती है 3-4 दिन के भीतर वो जख्म बिल्कुल भर जाता है, लेकिन भरने के पश्चात हम लोगों को ऐसे लगता है कि पशु की बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन एक्चुअली पशु की बीमारी ठीक नहीं होती। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे, 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद दोबारा फिर वही जगह पे एब्सेस बनता है, एब्सेस फिर फूटता है, फूटने के बाद फिर 3-4 दिनों में उसकी अपने आप उसकी रिपेयर हो जाती है, ठीक हो जाता है, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। कई पशुओं में ये प्रोसेस कई हफ्ते, कई पशुओं में कई महीने और कई पशुओं में कई सालों तक भी चलती है। ये एक लंबी बीमारी है। इस बीमारी का कोर्स छोटा नहीं है, क्योंकि जब ये बीमारी आती है तो उसके बाद इसकी जल्दी जल्दी कंप्लीट हीलिंग कभी नहीं होती। और दूसरी बात, आपको एक और बात भी बता दूं, अक्सर आम तौर पे जब हमारी जवान झोटियाँ, जब उनके दांत निकलते हैं, उस वक्त ये बीमारी उन झोटियों में ज़्यादा अक्सर पाई जाती है। आप लोग जब भी इन केसेस को देखोगे, ज़्यादा तौर पर ये जवान झोटियों में होगी जिनके दांत निकलते हैं, क्योंकि जब दांत निकलते हैं, मुंह में जख्म होते हैं, तब ये जरासीम उन जख्मों के राही ये इस बोन्स को अफेक्ट करते हैं, लोअर जबड़े को या ऊपर वाले जबड़े को। लेकिन बेसिकली अब बात आती है कि आप लोगों को ना तो पशु को इसका बीमारी का ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना ही मालिक को ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पशु काफ़ी पट्टे खाता रहता है, काम उसका चलता है, कभी ये फोड़ा बन गया, कभी टूट गया, फिर दोबारा बन गया, फिर दोबारा टूट गया, लेकिन हमारे डेयरी फार्मर्स इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तक आप लोग इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तब तक ये बीमारी अंदर से ख़त्म नहीं होती। दिन ब दिन ये बीमारी जहाँ से बढ़ती है, फिर सॉफ्ट मसल्स में, ये थ्रोट मसल्स में आ जाती है, ईसोफेगस जो खाने वाली नाली की पाइप होती है उसमें आ जाती है। पशु का खाना पीना कम हो जाता है, और जो पशु खाता है वो प्रॉपर से मैस्टिकेट नहीं हो, वो चबाया नहीं जाता, तो पशु को अनपच गुहा भी कई बार आने लगता है। वो गुहा उसका पचा नहीं होगा, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, और उसके बाद कई बार इसमें पेट में उसके ब्लोट, उसको अफारा भी हो जाता है। लेकिन ये भी उस बीमारी से इसका लिंक होता है। हम लोग ऐसे केसेस में उस अफारे का ट्रीटमेंट कर देते हैं, उस अनपच गोहे का ट्रीटमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन जब तक आप लोग उसका बेसिक बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी इलाज इसमें इफेक्टिव नहीं आएगा। अब बात आती है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट है क्या। इस बीमारी में हम आमतौर पे जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसमें सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक स्टेप्टोपेंसिलिन है। वैसे ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्राम पॉजिटिव हैं, इसमें ज़्यादा तौर पे हम लोगों की पेंसिलिन इफेक्टिव आनी चाहिए, लेकिन हम कम्बिनेशन ऑफ स्टेप्टोमाइसिन एंड पेंसिलिन देते हैं। स्टेप्टोपेंसिलिन साल्ट ज़्यादा इफेक्टिव आता है। आपको 4 से 5 दिन, बड़े पशुओं में इसकी डोज 5 ग्राम, छोटे पशु में 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर दी जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक देने से इस बीमारी का रोग बिल्कुल कटता नहीं है, और प्रैक्टिकली इसमें जो एक्चुअली ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ आयोडीन थेरेपी। इसमें हम लोग आयोडीन की मेडिसिन यूज़ करते हैं, और आयोडीन की सबसे बेस्ट मेडिसिन हमारे किसान भाइयों के लिए ये पोटाशियम आयोडाइड है, जो पाउडर के रूप में आता है। आप लोग बड़े पशु में पोटाशियम आयोडाइड 10 ग्राम डेली डोज ओरली मुंह के जरिए दी जाती है। लेकिन पोटाशियम आयोडाइड मुंह के जरिए देने से एक बात का ख्याल रखना होता है कि आप लोग ये मेडिसिन 6 दिन से ज़्यादा नहीं दे पाओगे। 6 दिनों के बाद पशुओं में आयोडीन की जो पॉइजनिंग है, इसके वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पशु खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो बिल्कुल रफनेस हो जाती है, रफ हो जाती है, और कई बार पशु को छींकें लग जाती हैं। इसलिए हमेशा पोटाशियम आयोडाइड को 6 दिन लगातार देना चाहिए। 6 दिन के बाद 2 या 3 दिन का उसमें गैप डाल देना चाहिए। सर, ये बीमारी है जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं, इनमें बच्चे को कोई आड़असर होती है इनसे, ये बीमारी से? अच्छा, माँ से बच्चे को? हाँ। नहीं किसान भाइयों, ऐसे है, मैंने आपको पहले भी, ये बीमारी इन्फेक्शियस नहीं है। ये एक पशु से दूसरे पशु को नहीं होती, माँ से बच्चे को नहीं होती, ना ये दूध पीने से होती है। इस बीमारी के जरासीम जिस पशु के मुंह में होंगे
अगर वहाँ पे मुंह में कोई उसके इंजरी है या जख्म है तब ये बीमारी होती है। ये ऐसे बीमारी माँ से बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होती। इस बारे में आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। ये बीमारी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती। सर, इस बीमारी से मिल्क प्रोडक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है कि जब ये बीमारी होती है, मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज़ नॉट ए एक्यूट केस, ये एक क्रोनिक लंबी चलने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें पशु को परेशानी क्या आती है, ना तो इसमें कोई टेम्परेचर होता है, लेकिन पशु का खाना पीना कम हो जाता है। और एक बात तो तय है, जब पशु का दूध बनता है तो खाने पीने से ही बनता है। जब पशु का खाना पीना ही ठीक नहीं होगा तो उसमें दूध की प्रोडक्शन तो कम होगी, लेकिन उस हिसाब से होगी जितना पशु खाना या राशन कम खा रहा है। तो थोड़ी सी दूध की प्रोडक्शन तो अफेक्ट होगी ही होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर इसका डिक्लाइन हम सोचें कि एकदम इसका डिक्लाइन हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। धीरे धीरे जितना जितना पशु कम खाना खाता है उसी हिसाब से धीरे धीरे दूध भी कम होता जाता है। लेकिन जब लॉन्ग लास्टिंग लंबा समय हो जाता है या इसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में ये बीमारी आ जाती है, तब इसमें दूध की प्रोडक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। कई बार क्या कई पशु में यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी भर जाता है और कई पशु में यहाँ से थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। हाँ। तो क्या इसका सिम्टम्स इस बीमारी के साथ होता है? नहीं किसान भाइयों, ऐसे है, मैं बताऊँ आपको। एक्टिनोमाइकोसिस में हमेशा मैंने आपको बोला था उसमें हार्ड टिश्यू हड्डी इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये फार्मर्स बात कर रहे हैं, इसमें हमारी ठोडी के नीचे कई बार सिंपली पानी सा इकट्ठा हो जाता है और उसमें आपको पता लगता है इसके भीतर पानी भरा हुआ है। ये एक बीमारी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर फ्लूक इन्फेक्शन। पशु के जिगर में एक कीड़े होते हैं जिसको हम लिवर के कीड़े बोलते हैं या लिवर फ्लूक्स बोलते हैं। वो बिल्कुल जैसे आपके वृक्षों के पत्ते होते हैं, पत्ते जैसे होते हैं और सारे लिवर के भीतर ये भर जाते हैं। आमतौर पे देखा कि ये जो बीमारी होती है जो उन इलाकों में होती है जहाँ पर दरियाओं का पानी मिलता है। दरियाओं के पानी में सिप्पियाँ आती हैं और इस बीमारी के जो फ्लूक्स के जो पहली चीज़ें हैं वो सिप्पियों के भीतर होती हैं। जब पशु बाहर चरते चरते उस रेत में से ये सिप्पियाँ खा लेते हैं तब उनके अंदर ये फ्लूक्स डेवलप हो जाते हैं। जब ये फ्लूक्स लिवर में चले जाते हैं तब इस बीमारी की जो निशानी आती है उसमें यहाँ पे एक पानी इकट्ठा हो जाएगा जिसका जो शेप होगा वो एक बॉटल की तरह होगा। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग बॉटल जार कंडीशन भी बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात इसमें देखने में आई है, जहाँ पे तो पानी भरता है कई बार इस बीमारी में दोनों लातों के भीतर भी पानी भर जाता है। लेकिन तीसरी बात इसमें एक बहुत ज़रूरी होगी, इस पशु में हमेशा पशु को लूज मोशन साथ में हमेशा लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये दोनों सिम्टम आते हैं, यहाँ पे पानी का उतरना बॉटल जार कंडीशन के रूप में और साथ में गंदी बदबू वाली मोक का लूज मोशन का आना, तो ये कन्फर्मेशन टेस्ट है कि ये लिवर फ्लूक की इन्फेक्शन है। उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को केवल लिवर फ्लूक बीमारी को, लिवर फ्लूक को मारने के लिए उसकी दवाई देनी पड़ती है। दवाई देने से 3, 4, 5, 7 दिन के भीतर ये बीमारी बिल्कुल रिकवर कर जाती है। दूसरी बात आती है, दूसरी बात बोली कि इस टिश्यू में पानी नहीं भरता, ये टिश्यू बिल्कुल हार्ड हो जाता है। जब टिश्यू हार्ड होगा तो ऐसे केस में ये जो सूजन आती है ये बिल्कुल एकदम आती है। इस बीमारी को हम लोग कोल्ड एब्सेस बोल देते हैं, कोल्ड एब्सेस। जब ऐसे पशु को आप लोग चेक करोगे, इस सूजन के कारण वो अपना मुंह खोल नहीं पाता। जब मुंह खोल नहीं पाता तो ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाता। लेकिन इस बीमारी में टेम्परेचर भी कई बार बहुत ज़्यादा होता है, कई बार 104, 105, 106। लेकिन ऐसे केसेस में अगर आप लोग इसको सोज कम करने वाली दवाएं और साथ में एंटीबायोटिक, स्पेशली स्टेप्टोपेंसिलिन, इसमें हम लोग हमेशा स्टेप्टोपेंसिलिन की कम्बिनेशन देते हैं। अगर आप लोग 3 दिन लगातार स्टेप्टोपेंसिलिन की कम्बिनेशन देके सोज वाली दवाई दोगे और उसके साथ इसके लोकल रीजन में कोई लिनामेंट मसाज करोगे ताकि इसकी सोज कम हो जाए, तो ये केस तकरीबन 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें रिकवरी के चांसेस ना हो। फिर आप लोग दोबारा उसको 6 दिन